नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज प्रदेश की राजधानी से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर खूब प्रहार किया। समाजवादी पार्टी के शासनकाल के काले कारनामों का जिक्र किया और अपनी सरकार की खूब तारीफ भी की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में बड़े स्तर पर भर्ती की जा रही है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अब यूपी में बिना भेदभाव के काम हो रहा है। 2017 से पहले भाई भतीजावाद था, अब यूपी में पारदर्शिता से काम हो रहा है। सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं, फिर करेंगे आज की चर्चा की शुरुआत। यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ। तो यूपी में पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है, ये कहना है अमित शाह का। आज आपको बता दें कि योगी सरकार ने एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है और कहा है कि अब भाई भतीजावाद तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और हमारे आज के मेहमान से आपका परिचय करवा देते हैं। एक एक करके हमारे आज के मेहमान रवि अरोड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे। रवि अरोड़ा जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा से हैं। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं और प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। और जेपी लोहिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। जेपी लोहिया जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जेपी लोहिया जी, आपसे ही सवालों की शुरुआत में करने वाली हूं, क्योंकि देखिए आज एक बार फिर से मंच से खुले तौर पर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने बल्कि अमित शाह ने भी समाजवादी पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। भाई भतीजावाद का उन्होंने जिक्र किया है। क्या कहेंगे आज जिस तरह से जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और फिर बीजेपी जिस तरह से दावा करती है कि पिछले 8 साल में हमने 8 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी हैं, लेकिन विपक्ष है कि संतुष्ट ही नहीं हो पा रहा। देखिए, निश्चित तौर पे ही आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बेहद ही सुचारू रूप से और ईमानदारी और सेवा सुशासन के रूप में चल रही है। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज का काम हो रहा है, जिस प्रकार से गुंडा राज को खत्म किया जा रहा है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जी। एक समय था जब बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां नहीं लगती थी और केवल एक ही जाति के लोगों को उसमें भर्ती किया जाता था। आज जो योग्य है, जो अभ्यर्थी योग्य है, आज उसको बिना खर्ची और पर्ची के सरकारी नौकरी बहुत आराम से उत्तर प्रदेश के अंदर ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ आज मिल रही है। उत्तर प्रदेश की जनता आज बहुत खुश है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश के जो योग्य युवा थे उनको दरकिनार किया गया, आज जो योग्य युवा हैं उनको योग्यता के आधार पर और बहुत ही ईमानदारी के साथ में आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 8.5 लाख
युवाओं को रोजगार वहां दिया गया है। आप आंकड़े उठा के देख लीजिए। अब विपक्ष खुश हो ना हो, हम विपक्ष को खुश करने के लिए सेवा सुशासन नहीं कर रहे हैं। विपक्ष खुश हो ना हो, ये विपक्ष का अपना राग है। हमारा योगी जी की सरकार वहां चल रही है और हमारा ध्येय है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और ईमानदारी से जनता की सेवा हो। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में योगी जी की सरकार चल रही है और बहुत ही ईमानदारी से वहां पर सुचारू रूप से काम कर रही है। चलिए ठीक है। अशोक तिवारी जी, भाई भतीजावाद का आरोप बार बार समाजवादी पार्टी पर लगता आ रहा है। अब आप इसे सत्ता पक्ष की तरफ से आरोप के तौर पर देख रहे हैं या फिर राजनीति से प्रेरित एक बयान मान रहे हैं, क्योंकि ये आरोप बहुत लंबे वक्त से समाजवादी पार्टी पर लग रहा है। जी मैं अपूर्वा जी, हाँ देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरोप कुछ भी लगा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि विपक्ष को खुश करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष को खुश करने की जरूरत भी आपको नहीं है, लेकिन जनता को इतना उपेक्षित करने से भी आपका जो है काम चलने वाला नहीं है। और जनता की आवाज तो विपक्ष ही है, जनता की आवाज तो हम हैं ही, और जनता की आवाज हम लगातार उठाते रहेंगे, चाहे पिछड़ों के लिए हो, चाहे दलितों के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यकों के लिए हो। अल्पसंख्यक है, पिछड़े हैं, दलित हैं, किसान हैं, युवा हैं, बेरोजगार जो हैं, उनकी भी आवाज हम बनते हैं। हम 4 साल की नौकरी का सेना में समर्थन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी रेगुलर नौकरी दी जाए वहां पर सेना में। और जो सवाल इस बात का है कि एमओयू भारी भरकम करा दिया आपने, कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल जंगल राज है उत्तर प्रदेश में। आज इसीलिए हमारे एमओयू धरती पे उतर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए बड़े बड़े हमको जो है निवेश मिल नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। सवाल इस बात का है, जनता तो त्राय त्राय कर रही है, आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन लेने से काम नहीं चलता है। 2024 में आप इसका नजारा देख चुके हैं आम चुनाव में। अब उपचुनाव की बात करेंगे, उपचुनाव तो सरकार का के नियंत्रण में होता है। 403 सीटों पे जो चुनाव होगा तो सरकार नियंत्रण नहीं कर पाएगी, 4-6 सीटों का नियंत्रण कर लेती है। आज 80 सीटों पे चुनाव हुआ तो आप रिजल्ट देखिए, 37 सीटें हम जीते हैं आज, और जो है 43 सीटें जीते हैं कांग्रेस साथ मिलकर के। सवाल इस बात का है कि आपको फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो आप अपने मुंह या मिट्ठू बनिए, अपने मस्त रहिए। आपको तो जनता सबक सिखाने जा रही है 2027 में। जनता ने मन बना लिया है आज कि आपको उखाड़ के फेंक देंगे। दलित बेचैन है, आज दलितों का हक मार रहे हैं आप लगातार। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें आरक्षण दिया था उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं आरक्षण को। जब आप नौकरियां रहेंगी नहीं, सरकारी नौकरियां आप खा जाएंगे, निकालेंगे ही नहीं, निकालेंगे लीक करा देंगे। सवाल इस बात का है, प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, आउटसोर्सिंग कर देंगे, तो जब नौकरियां रहेंगी नहीं तो आरक्षण कहाँ मिलेगा हमको। आज पिछड़ों का आरक्षण आप मार दिया आपने भर्ती घोटाले में। कौन नहीं जानता है कि आप पक्षपात करते हैं, कौन नहीं जानता है कि ब्राह्मण आज उपेक्षित है। आज मनुवादी व्यवस्था फैलाए हुए हैं, फिर भी ब्राह्मणों को उपेक्षित किए हुए हैं। एक ही वर्ग, सामंती वर्ग आज आगे है। आज सामंती वर्ग आगे है, जो समाज सेवी हैं, जो सामाजिक न्याय चाहते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को तो आप तिल करके मार रहे हैं, उनको कहीं आप फंसा रहे हैं, कहीं मुकदमा चला रहे हैं, कहीं पर गोली मार दे रहे हैं सीधे सीधे। सवाल इस बात का है कि परशुराम जयंती तक आपने कैंसिल कर दी। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, आपके इन तमाम सवालों के साथ मैं बीजेपी प्रवक्ता का भी मैं रुख करूंगी, लेकिन उसके पहले देखिए आपको बता दें कि आज जिस तरह से गृह मंत्री ने सिपाहियों को नियुक्ति पत्र दिए और उस दौरान उन्होंने कहा कि अब यूपी में गुंडों को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, अब उत्तर प्रदेश में भाई भतीजावाद नहीं है, अब लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल रही है, किसी तरह की सिफारिश नहीं हो रही है, किसी तरह का पर्चा नहीं चल रहा है। तो आज आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार में देश सुरक्षित हुआ है। पिछले 11 साल के अंदर देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर भी आए हैं, और अब आपको वो आंकड़े भी हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में पिछले 8 सालों में 8 लाख से भी ज्यादा युवाओं को नौकरियां मिली हैं। एक बार फिर से आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का वो भाषण सुनवाते हैं जो आज उन्होंने लखनऊ से दिया है। यह देश सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल को एक नए भारत के रूप में हर भारतवासी के लिए उसके जीवन में
परिवर्तनकारी सिद्ध होकर के बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उस तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। बहनों और भाइयों, आज का ये कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व, आदरणीय गृह मंत्री जी के यशस्वी मार्गदर्शन का परिणाम है। पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत किया जाएगा। उस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ होने चाहिए और यह एक नया अवसर है आपको आगे बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश $60,244 अभ्यर्थियों को आज ये नियुक्ति पत्र मिला है और इन अभ्यर्थियों में से 12,048 महिलाएं भी हैं। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद सभी जो अभ्यर्थी थे उनमें उत्साह भी नजर आ रहा था। तो चलिए सीधे हमारे मेहमानों का एक बार फिर से रुख करते हैं और अनिल शर्मा जी से सवाल मेरा है इस बार। अनिल शर्मा जी, जब इस तरह की नियुक्तियों में और इस तरह की जब बातें हम रोजगार को लेकर करते हैं, नौकरियों को लेकर जब हम उत्तर प्रदेश में करते हैं, सरकार ट्रांसपेरेंसी का दावा और वादा खूब कर रही है, फिर क्यों नहीं विपक्ष इन चीजों को मान पा रही है? फिर विपक्ष को क्या परेशानी आ रही है जब इन तमाम चीजों में हमें ट्रांसपेरेंसी नजर आ रही है? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी आ रही है। हेलो जी अनिल जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार जिस प्रकार के दावे करती है, 4 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटकर ये बहुत बड़ी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। इन्होंने जब अभी कुछ समय पूर्व सुशासन के 30 माह मनाने का जब कार्यक्रम किया था, 2.5 वर्ष पूरा होते ही, तो इन्होंने वायदा किया था 2 वर्ष में 25 लाख नौकरियां देंगे। इनका कार्यकाल बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है। कितनी पे नौकरियां दी हैं? 8 साल में 8.5 लाख नौकरी देने की ये बात बता रहे हैं कि हमने 8.5 लाख लोगों को नौकरी दी 8 साल में। 2 साल में 25 लाख नौकरियां देने की बात करते हैं। विगत 10 सालों से 7-8 सालों से ये सरकार चला रहे हैं, लेकिन एक सवाल, बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। प्रश्न ये नहीं है कि नौकरी कितनी दी है, प्रश्न ये खड़ा होता है कि कितनी वैकेंसियां इन लोगों ने निकाली। पारदर्शिता की बात करते हैं, 7 साल में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए, पुलिस भर्ती का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ, ये पारदर्शिता की बात करते हैं। बड़ा असमंजस की स्थिति में पैदा कर दी है इन लोगों ने। मंचों से भाषण जब देते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि प्रसाद बांट रहे हो। वास्तविकता यह है कि नौजवान जब रोजगार मांगता है, तो आपको मालूम होगा इलाहाबाद में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे नौकरी के लिए, तो उन पर लाठियां भांजी गई। शिक्षक भर्ती के मामले में 69,000 भर्ती के मामले में क्या घोटाला हुआ? 72,000 की भर्ती के मामले में अभी तक संशय बना हुआ है। हाईकोर्ट की दखल के बावजूद 69,000 में ओबीसी के सीटों पर आज तक चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाई है। सुशासन की बात करते हैं। सुशासन की अगर ये बात करते हैं तो मैं बता दूं, एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2018 में 4,322 रेप के मामले, हर रोज 12 रेप का आंकड़ा था। महिलाओं के खिलाफ 2018 में 59,445 मामले दर्ज कराए गए, जो 2017 के मुकाबले 7% ज्यादा थे। 2020 के आंकड़े में डाटा अगर बताए तो हर घंटे में 1 रेप का मामला रिपोर्ट किया जाता था। ये अगर बात करते हैं एनसीआरबी की, तो 2019 में बच्चों के खिलाफ हुए मामले अपराध में 18,943 मामले थे, 21 में 16,838। ये आंकड़ों की अगर बात करें तो ये केवल अपनी पीठ थपथपाकर जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। वास्तविकता यह है कि नौजवान इनकी नौकरियां ना होने की वजह से आज उम्र से पार करता जा रहा है और तड़प रहा है।
चलिए, ये सुशासन ठीक है, की बात ठीक है करके अनिल जी, किसानों लौटूंगी पर मैं राज्य आपके पर। पास, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार हमारे राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार उनसे भी मैं सवाल ले लेती हूँ। रवि अरोड़ा जी, अभी जिस तरह से सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि निवेशक आना नहीं चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, जबकि हमारे पास जो आंकड़े हैं, हमारे पास जो जानकारी है, उसके हिसाब से तो जब सपा की सरकार थी तब निवेशक नहीं आना चाहते थे उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से वो निवेश नहीं करना चाहते थे उत्तर प्रदेश में। अब स्थिति काफी ज्यादा बदली है, काफी ज्यादा सुधार हुआ है उत्तर प्रदेश में, निवेशक भी आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर से वो खुश भी हैं, सिक्योरिटी भी उन्हें तमाम तरह की मिल रही है। और रोजगार की अगर बात कर ली जाए तो जिस तरह से अगर पुलिस भर्ती की हम बात करें तो जितना आंकड़ा मुझे लग रहा है कि बीजेपी सरकार ने पार किया है, उसका आधा भी शायद सपा नहीं पहुंच पाई है वहां तक। जी अपूर्वा जी, मुझे लगता है मैं ये बात कहने में बिल्कुल गुरेज करूंगा कि 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक मैं समझता हूँ उनका जो जनाधार था वो इतना बड़ा है कि आज पूरी देश के अंदर उनका पीले पंजे को रोल मॉडल की तरह बीजेपी की जो राज्य सरकारें हैं जहां जहां भी, वो उनके पीछे पीछे चल रही है। और सच्चाई है कि अपराध मुक्त विश्लेषक महोदय क्या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं क्या? नहीं, मैं कौवे को काला ही कहूंगा, आप समझिए, मैं सफेद नहीं कह सकता। आप समाजवादी पार्टी का भी टाइम देखा है, सबने देखा है, मैंने भी देखा है। आज दिल्ली एनसीआर के लोग, दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश में जाना पहली पसंद है। उत्तर प्रदेश उससे पहले जब वो दौर हुआ करता था, 2017 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर आप यह समझिए कि दिल्ली लोग दिल्ली में ही सबसे ज्यादा से समझते हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अपराध, मैं समझता हूँ अपराध के अगर हम बात करें तो लोग बड़ा सेटिस्फाइड हैं। शायद यही कारण है कि 2 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। और 2024 की जो बात है, जो हम करते हैं लोकसभा चुनाव की, जो नुकसान हुआ बीजेपी को, यह पूरा देश जानता है नुकसान क्यों हुआ, क्योंकि बीजेपी के नेताओं को ही कहीं ना कहीं योगी का बढ़ता हुआ कद पसंद नहीं आ रहा था। कुछ नेता थे जो उनकी कहीं ना कहीं खिंचाई में लगे हुए थे, शायद उसी के कारण कहीं ना कहीं उसका फायदा सपा को मिला। इस सपा ने कोई ऐसा काम नहीं कर रखा था कि सपा के क्योंकि बैंक खिसक कर आ गया जी, यह बात समझने वाली है। क्योंकि अरोड़ा साहब, क्योंकि देखिए अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने अकेले पुलिस में ही 2.18 लाख नौकरियां दी हैं। सपा की बात करें तो 48,000, आंकड़ा भी तो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है बीजेपी का। फिर अगर हम बात करें बीजेपी के पक्ष में बोले, पॉजिटिव चीजों को दिखाए, तो फिर हमारे यहाँ राजनीतिक विश्लेषक को भी बीजेपी प्रवक्ता कह दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि सच बोलने वाले को हमेशा बुरा कहा जाता है। दूसरी बात, मैं अगर जो देख रहा हूँ, जो मैंने अपनी जीवन में देखा है, मैं वही बात आज इस मंच पर कह रहा हूँ, हमेशा सच बोलता रहूंगा। क्योंकि जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, आप वहां से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि उत्तर प्रदेश में आज लोग रहना कितना सुकून से रह रहे हैं। वहां पे अपराध के खिलाफ, अगर अपराध, देखिए मैं मानता हूँ अपराध होते हैं, हर स्टेट में होते हैं, लेकिन अपराध पे अंकुश कैसे लगाया जा रहा है? जिस प्रकार से बुलडोजर लगातार चल रहा है, जिस गति से चल रहा है, और जिस प्रकार से वहां एनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के, ये चौंकाने वाले आंकड़े। अच्छा, निवेश पर भी कुछ विश्लेषक आप रवि अरोड़ा जी अगर देना चाहे, निवेश को लेकर सपा की सरकार और जब बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, निवेश की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जिस स्पीड से बढ़ रहा है आगे, आने वाले टाइम में बहुत सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश में हो आएंगी। और पहले भी ऐसा नहीं है, बहुत अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान की बड़ी अर्थव्यवस्था, और वहां की जनता योगी आदित्यनाथ की बात मानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, मैंने कई राज्यों में जब जाकर देखा, चुनावों के समय के लिए गया, बिना चुनावों के लिए, यहाँ तक जम्मू कश्मीर के लोग भी, वहां पर जो हिंदू है, खासकर जम्मू वाले, वो कहते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। मतलब आज सुरक्षा की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से आज कितने प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश के लोग पलायन करते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। उत्तर प्रदेश में खूब फल फूल रहा है। देखिए, अगर कमियां निकालनी है तो जितनी मर्जी कमियां निकाली जा सकती है, लेकिन सच्चाई है कि वहां की जनता क्या कहती है, वहां जनता किसको मैंडेट देने जा रही है। और अगर आज 2027 की अगर बात हो रही है, तो आज भी योगी आदित्यनाथ के सामने कोई बड़ा चेहरा किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बेशक से अखिलेश यादव बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोकसभा में उन्होंने बड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी योगी आदित्यनाथ के सामने शायद बीजेपी में भी नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई बड़ा चेहरा है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। इस बात को लेकर भी बहुत कई बार कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन अमित शाह ने जब ये कहा
कि वहां पे भाई भतीजावाद को लेकर जो उन्होंने बयान दिए, तो मैं समझता हूँ अब छवि साफ हो चुकी है कि स्थिति साफ हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव एकजुटता से लड़े जाएंगे। और उत्तर बीजेपी से मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से बातें हो रही है, आने वाले भविष्य में ऐसी बातें नहीं आएंगी जो 2024 में आई थी। चलिए ठीक है। लोहिया साहब, निवेश को लेकर आरोप लग रहा है कि निवेश नहीं हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जितने दावे कर रहे हैं, जितने वादे कर रहे हैं, उतनी नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं। फिर आप मंचों से इस तरह से नियुक्ति पत्र बांटकर क्या दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा, जो मंच से जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है वो लोग कहां से आ रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता देख नहीं रही है? लेकिन ये इन विपक्षियों को दिखाई नहीं देगा। अगर आप सरकार के कामों की प्रशंसा करेंगे तो ये आपको भी बीजेपी का प्रवक्ता बना देंगे। कोई अगर सरकार की प्रशंसा करता है तो इनकी नजर में वो बीजेपी का प्रवक्ता हो जाता है। और अभी आपके सामने भी है ये चीज। आज निवेश में देखिए, आज कितनी मोबाइल हब के अंदर जाके देखिए, कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रही हैं। और ये लोग जो कहते हैं 2017 से पहले 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात क्या थे? आज देश ही नहीं, विदेशों में भी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा होती है। 2017 से पहले हालात क्या थे? गुंडा राज था, आम इंसान की, गरीब लोगों की जमीनों को हथिया लिया जाता था, दिन दहाड़े हत्याएं हो जाती थी, दिन दहाड़े महिलाओं को उठा लिया जाता था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून राज है। अब देखिए, आज वो जितने भी गुंडे, जितने भी माफिया, जितने भी लुटेरे आज उत्तर प्रदेश को छोड़ के भाग गए। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ शौचालय बनाए गए हैं। आज देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ही अच्छी व्यवस्था पूर्वक सरकार चल रही है। और निश्चित तौर पर मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी के रूप में जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, बहुत ही काबिले तारीफ है। वो विपक्ष को नहीं नजर आएगा और मुझे लगता है आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक इनके हाथों से काला चश्मा नहीं आएगा। ठीक है अशोक तिवारी जी, अभी जेपी साहब जवाब दे रहे थे, आपको बड़ी हंसी आ रही थी। आप बार बार कह रहे हैं कि निवेश नहीं हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं सही है, गुंडे माफिया बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं उत्तर प्रदेश में। तो जहां तक हमारी जानकारी है, एक वक्त समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब तो एक वक्त ऐसा भी था कि अगर किसी ने पर्चा तक भर दिया तो वो जरूर कोई बाहुबली होता था, तभी वो पर्चा भर पाता था चुनाव के लिए। आम आदमी तो चुनाव लड़ना तो सर दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता था, जब तक कि वो कोई बाहुबली ना हो। बाहुबलियों को तो टिकट दिया जाता था समाजवादी पार्टी में, सुरक्षा दी जाती थी उन्हें। फिर सर आप कैसे निवेश और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में इस तरह से बात कर सकते हैं? और जितनी पुलिस में जितनी भर्ती समाजवादी पार्टी में हुई है, मुझे लग रहा है उसका दुगना तिगुना तो अब तक तो बीजेपी ने कर दिया। फिर वो आंकड़ा आप देखिए ना, 2.18 लाख और 48,000, ये आंकड़ा कहां है? जी मैम, मैं अपनी बात रखूं मैम? जी बिल्कुल रखिए। जी मैम, थैंक यू मैम। मैं अपनी बात रख रहा हूं। आज का वर्तमान परिदृश्य आप उत्तर प्रदेश का देखें मैम। कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, नरसों क्या हुआ, ये सब कल परसों की बातें करने से, डिबेट में चर्चा करने से उत्तर प्रदेश जनता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। बिल्कुल पड़ेगा सर। आज के हालात, अरे आप सुनिए तो, आज की हालात देखिए, आज गली मोहल्लों में क्या बातें हो रही हैं देखिए, आज का पिछड़ा वर्ग देखिए, आज का दलित वर्ग देखिए, आज का अल्पसंख्यक देखिए, आज का ब्राह्मण देखिए। योगी आदित्यनाथ का चेहरा तक देखना नहीं चाहता है ब्राह्मण। आज का योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखना नहीं चाहता है पीडीए। आज जो है दलित पिछड़ा, आज दलित पिछड़े थक चुके हैं, पक चुके हैं। इनका सामंती चेहरा नजर आता है। इनका एक ही अपने समाज को, जो इनका समाज है, जिस समाज से आते हैं, उसका चेहरा समझ नजर आता है। इनकी दम भरी मुस्कान, इनकी जो है एक तरह से अहंकार जो मुस्कुराहट है इनकी, उसको देखना पसंद नहीं करता है आज पिछड़ा समाज। आज लामबंद है, आज किसान लामबंद है, उखाड़ के फेंकने के लिए किस संकल्प है। आज इस मनवादी चेहरे को, इस दम्भी चेहरे को, इस जो है एक ही जाति को लेकर के सारे अधिकारी देख लीजिए कौन से पोस्टेड हैं। सवाल इस बात का है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता लामबंद है, पिछड़े दलित लामबंद है, आज अल्पसंख्यक लामबंद है। ब्राह्मण समाज, जिसके परशुराम जयंती कैंसिल किया गया, जिसको विरोध किया, ब्राह्मण समाज को परशुराम जयंती का छुट्टी जो दिया था नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, आज योगी जी ने अपने ब्राह्मण विरोधी होने की वजह से कैंसिल कर दिया उसको। आज उन्होंने परशुराम जयंती का यात्रा निकालने पर रोक दी। ये महान घोर ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्रह्म विरोधी हैं। ये
ये दलित विरोधी हैं, अल्पसंख्यक विरोधी हैं, आज पिछड़ा विरोधी हैं। ये एक सवर्ण अपने जातीय भाई के खाली मित्र हैं और इनके अंदर अहंकार है इस बात का बहुत बड़ी चर्चा है उत्तर प्रदेश में इस समय जगह जगह पर। और इस वजह से भी इनको काफी नुकसान होने वाला है भाजपा को इस समय। इनका चेहरा ही खराब है इनका। जो आज कह रहे थे अभी आपके वो महान विश्लेषक महोदय, ऐसे मक्खन लगाने से उनको कुछ मिल नहीं जाएगा, सरकार ही नहीं रहेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सरकार जाने वाली है, सरकार में आप ही नहीं आने वाले। मुझे नहीं लगता आपका कोई, आप नोट कर लीजिए सर, आपके बड़े सम्मान के साथ। जी सर, मैं कह रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ आपको सर, आप भी देख लीजिए गली मोहल्लों में चर्चा है, आ रहे हैं अखिलेश, आदरणीय सर जी आ रहे हैं, 24 का चुनाव भी आपके कान में जू नहीं रहेगा तो हम नहीं लगा पाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। चलिए ठीक है। अनिल शर्मा जी से मेरा सवाल, उसके बाद जेपी जी मैं आपका रुख करूंगी। अब जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी फेल हुई है नौकरियां देने में, लेकिन अब जिस तरह से जो आंकड़े हमारे पास है उसमें तो यूपी पुलिस में देश की सबसे बड़ी सीधी भर्ती हो रही है। ये फिर हम कैसे इसको विफलता मान ले, कैसे हम मान ले कि बीजेपी फेल हुई है नौकरियां देने में? चलिए, एक पुलिस की भर्ती का आंकड़ा आपके पास है, शिक्षक की कितनी भर्ती हुई है, सफाई कर्मचारियों की कितनी भर्ती हुई है, स्वास्थ्य विभाग में कितनी भर्ती हुई है, ग्राम विकास में कितनी भर्ती हुई है, पंचायत में कितनी भर्ती हुई है, इस प्रकार से अगर विभागों के बिजली विभाग में कितनी भर्ती हुई है, तो ये आंकड़ा केवल पुलिस विभाग में भर्ती करने से ये अपनी पीठ थपथपा नहीं सकते। जितने लोग ओवरेज हो रहे हैं उनकी हाय इनको लगेगी, ये सत्यता है। अब ये कहते कि सब बहुत बड़ा चेहरा यूपी से बाहर भी इनकी चर्चा होती है, विश्लेषक महोदय हमारे करे भाई पेपर और बीजेपी प्रवक्ता करके पेपर। अजी साहब, आप तो फिर वही अरोड़ा साहब सुन लीजिए, मुझे ऐसा लगता है फिर मैं कहना मेरे लिए गलत नहीं होगा कि आप फिर बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में ही है जो कटाक्ष। ठीक है अनिल जी आप जवाब दीजिए। आप जिस प्रकार से एक पक्षी अगर बात करें इस सपा प्रवक्ता को आपने 1 मिनट में बोल दिया कि आपकी सरकार ने, आप भविष्य वक्ता हैं, आपने भविष्य देख लिया समाजवादी पार्टी का? अरे कोई भविष्य नहीं देख लिया आपने? मैं भी, आपने आपको अपना भविष्य मालूम है? अरे अरोड़ा साहब, आपको अपना भविष्य मालूम है? मेरे भविष्य की चिंता मत करिए आप, आप भी हमारे भविष्य की चिंता ना करिए, आप भी हमारे भविष्य की चिंता न करिए और भविष्य वक्ता ना बनिए। राजनीतिक विश्लेषक है तो विश्लेषक के रूप में विश्लेषण दीजिए, ये नहीं कह सकते आज से सरकार नहीं बनेगी। समय किसी की मुट्ठी में नहीं है। बिल्कुल जी हाँ, समय किसी की मुट्ठी में नहीं। भविष्य वक्ता मत बनिए, भविष्य वक्ता हम भी बने हुए हैं, हमने भी ज्योतिष का कार्यक्रम देखते हैं। अब भविष्य की अगर बात करें तो हम आपका भविष्य बता देंगे ज्योतिष का, तो आप कुंडली दे दीजिएगा। ब्राह्मण परिवार से आता हूं मैं, ठीक है ना? चलिए ठीक है अनिल जी, अब देखिए यहाँ पर किसी के भविष्य को लेकर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम किसी के भविष्य को लेकर चर्चा नहीं कर रहे हैं। पार्टियां सभी मेहनत कर रही हैं जमीनी स्तर पर। अब ये तो जनता डिसाइड करेगी ना सर, ये तो जनता डिसाइड करेगी। अभी आप लोगों का भविष्य जनता के हाथ में है। अभी बीजेपी, सपा, कांग्रेस, तीनों पार्टी का भविष्य, बसपा, ये तमाम पार्टियों का भविष्य इस वक्त जनता के हाथ में है, जनता डिसाइड करेगी। आप पहले आप जवाब दीजिए अनिल जी। जी प्रश्न कीजिए एक बार। जी आप आंकड़ों पर बात कर रहे थे कि सिर्फ एक विभाग में भर्तियां कर देने से बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। नहीं, वही तो हम जानना चाहते हैं। 2 वर्ष में 25 लाख नौकरी देने का इन्होंने घोषणा की थी जब सुशासन के 30वां मना रही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन पिछले 5 वर्ष में कितनी नौकरियां दी और अब तक इन्होंने कितनी नौकरियां दे दी हैं? जो 1-2 वर्ष के अंदर 25 लाख नौकरी देने का बात करते हैं और आज साल में अब कहते हैं अपने मुखारबिंद से, इनके माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से निकले हुए सब उद्गार हैं कि इन्होंने 8 साल में 8.5 लाख नौकरी, और यही उसका प्रमाणित भी किया है हमारे वर्तमान में जो चैनल पर बैठे हुए प्रवक्ता महोदय ने। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि जो 25 लाख नौकरी 2 साल में देने का वायदा जो कर रहे थे तो शासन के 30वां मनाते हुए, वो ये बताएं कि 2 साल में अगर 25 लाख नौकरी दे रहे थे तो 8 साल में कितनी नौकरी होनी चाहिए? चलिए ठीक, और जितने लोग ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? चलिए आपके इस सवाल के साथ में सीधे जेपी जी का रुख करूंगी, उसके बाद फिर मैं रवि जी का रुख करूंगी। जेपी जी अब मोर्चा संभालिए और जवाब दीजिए।
अभी तक तो आप कह रहे थे कि हमने इतनी भर्तियां की हैं, हमने लाखों लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन फिर सवाल वही है कि सिर्फ एक ही विभाग में, बाकी विभागों का क्या? बिल्कुल, मैं शर्मा जी की बातों को भी जवाब दूंगा। और अभी मैं जो भी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्रवक्ता बड़ा भाषण दे रहे थे, वो जातिवाद से बाहर नहीं निकल रहे हैं। पूरा उन्होंने, अगर आप उठा के देखिए उनकी जो भी वक्तव्य थे, पूरा जो जातियों में, उनको अफसरों को भी जातियों में भी उन्होंने बुना दिया है। जातियों में तो बीजेपी इस कदर उलझी हुई, मैं आपको अरे छोटा भैया, अरे एक शर्मा, एक मिनट के लिए निवेदन के साथ, कौशाम्बी का जो कांड है, उस कांड में पाल बघेल और एक तरफ ब्राह्मण परिवार, दोनों की लड़ाई जारी है। और लड़ाई में आपके डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ब्राह्मणों का पक्ष लेते हुए दिख रहे हैं, और एसपी सिंह बघेल जो सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, वो बघेलों का समर्थन। ये शर्मा जी, ये बिल्कुल वीडियो वायरल है, ये गलत तथ्य है शर्मा जी। आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठ करके इस तरह की, आप बड़े विद्वान हैं और बड़ा मैं आपका सम्मान करता हूँ, कम से कम आपसे तो मैं ऐसी उम्मीद नहीं करूंगा कि आप इस प्रकार जो बता रहे हैं बीजेपी के दोनों बातें करेंगे, या फिर आप लेकिन जानकारी कर, लेकिन मैं विषय पे रहना चाहता हूँ। अभी जो अथॉरिटी के जो मेरे दोस्त ने जो बातें रखी हैं, वो आप देखिए, चैन में भी वो जातिवाद ढूंढ रहे हैं। वो अगर एक से जगह दूसरी जगह अगर किसी अधिकारी को लगाते तो उसमें भी जाति ढूंढ रहे हैं। ये लोग अभी जातिवाद से बाहर नहीं आ रहे। इनको उत्तर प्रदेश की जनता की नब्ज नहीं पता है। आज उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के काम से बेहद खुश है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता के सामने आज गुंडा राज को, माफिया राज को खत्म किया गया है, आज वहां इतनी शांति है कि आज बाहर से लोग आकर के वहां उद्योग लगाना चाहते हैं। इतनी बड़ी फिल्म सिटी वहां पर बनने जा रही है। तो ये सारे इतने काम उत्तर प्रदेश के अंदर 8 सालों में हुए हैं। और अभी 2026 तक, मार्च तक, मैं आपको बता रहा हूँ, कई लाख नौकरियां और सरकारी नौकरियां और वहां पर अन्य विभागों में दिए जाने। लेकिन जेपी साहब देखिए, भर्तियों की जो संख्या है वो जरूरी है, क्योंकि जो प्रक्रिया हो रही है उसकी पारदर्शिता की भी हम बात कर रहे हैं, वो भी जरूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी आप पर आरोप लग रहे हैं, आंकड़े दिखाने के बाद भी, अगर आप इतने आंकड़े दिखा रहे हैं उसके बाद भी आप पर आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक संख्या है, हम इसे सिर्फ एक संख्या के तौर पर देखें, या वाकई जमीनी स्तर पर ये तमाम चीजें हुई हैं? बिल्कुल, ये जमीनी स्तर पर ये काम हुए हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता को आप जाकर के पूछिए, गली गली में जाकर के पूछिए, लोगों को बेहद ही पारदर्शिता के साथ लोगों को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। ये वो गुंडाराज सरकार नहीं है जिसमें टीन के डब्बे को रख दिए जाते थे और पर्ची डाल दी जाती थी। अब बिना खर्ची और बिना पर्ची के आज युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, सरकारी नौकरी दी जा रही है हर क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हो, बिजली बोर्ड के क्षेत्र में हो, आप उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती देखिए, तो हर क्षेत्र के अंदर पारदर्शिता के साथ योगी सरकार वहां युवाओं को रोजगार देने का काम कर रही है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, बाहर से जितना भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उत्तर प्रदेश के अंदर आज बाहें फैला के खड़ी हैं, वो कब उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी फैक्ट्री वहां लगाने के लिए खड़ी हैं। तो ये सारी तब हुई है जब उत्तर प्रदेश के अंदर बेहद ही शासन अच्छा मिला है, गुंडा राज को खत्म करने का काम किया गया है, तब जाकर ये सारी चीजें हुई हैं। पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से गुंडा राज पैदा किया था उसको खत्म करने का काम किया है योगी सरकार ने। इसलिए ये सबसे बड़ा कारण है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े उद्योग, सुशासन की अगर बात करें तो एक प्रश्न मैं करता हूं आपसे छोटा सा। लेखपाल भर्ती मामला था जिसमें 7,882 पद थे और 27,000 अभ्यर्थी चयन हुए, 27,455। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनमें नहीं पूरी तरह हो पाया। सचिव से अभ्यर्थियों ने मुलाकात की, नंबर काटने और रिजल्ट जारी करने की बात को लेकर सचिव महोदय ने धमकाते रहे। पिकअप स्थित यूपीएसएससी कार्यालय में मुख्यमंत्री सिर्फ आश्वासन देते रहे। वो अभी तक मामला पूरी तरह निपट नहीं पाया है। इस प्रकार के मामलों की अगर बात करें तो 69,000 टीचरों के मामले में भर्ती। अब बात करते हैं जातिवाद की, कि समाजवादी पार्टी के व्यक्ति जातिवाद से ऊपर नहीं उठ पाए। देखिए, नौकरी का जब मामला होता है, कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट का मामला हो, तो उसमें विशेष बात यह होती है कि जनरल कैटेगरी अलग होती है, ओबीसी अलग होती है, एससी अलग होती है, एसटी अलग होती है, और माइनॉरिटी का अलग डिपार्टमेंट। और उसमें विकलांग और दिव्यांग, जिसे दिव्यांग कहा जाता है, उनका कोटा अलग होता है और सैन्य कर्मी का कोटा अलग होता है। तो ये सब डिवाइडेशन जो सरकार के माध्यम से होते हैं, उनकी जो व्यवस्था है, अगर उस पर अगर प्रश्न समाजवादी पार्टी ने उठाया तो गलत नहीं उठाया है। रही बात जातिगत मामलों से आगे निकलने की,
तो ये पूरा उत्तर प्रदेश विभिन्न जातियों का प्रदेश है। कई धर्म और कई संप्रदाय के लोग इसमें रहते हैं और हमें सभी की भावनाओं की कदर करते हुए उनका सम्मान करना है, उनकी भावनाओं को देखते हुए उनके विकास की बात करनी है। केवल मात्र शौचालय बनाने देने से विकास नहीं होता है। जब सरकार बनी थी 2017 में तो ये घोषणा की थी कि जब 30 जून तक पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन अभी तक आप सड़कों पर बाकायदा निकल कर देख लीजिए, ग्रामीण अंचल में निकल कर देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो ठीक जाएगा। है, अभी तक ठीक है अनिल शर्मा जी, अब देखिए, अब आपने कहा कि शौचालय बनाना सिर्फ विकास नहीं होता है, लेकिन मेरी राय आपसे थोड़ी अलग है। शौचालय भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम बिल्कुल है। स्वच्छता की दृष्टि से देखें, किसी राज्य की स्वच्छता की अगर दृष्टि से देखें, विकास की दृष्टि से देखें, अगर किसी ग्रामीण अंचल में, तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं इसे भी विकास का ही एक हिस्सा मानूंगी। ठीक है रवि अरोड़ा जी, सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन पहले भी हमने रोजगार के मुद्दे पर ही चर्चा की, तब हमारे साथ एक सपा प्रवक्ता जुड़े थे, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमने भी नौकरियां दी, किसी भी तरह से दी, लेकिन हमने भी नौकरियां दी। यानी उनका जो साफ संदेश था वो ये था कि चाहे भाई भतीजावाद करके दी, चाहे जाति पूछ के दी, चाहे पैसे लेके दी, लेकिन हमने नौकरियां दी हैं। अब देखिए वही बात है कि सवाल ये नहीं है कि कितनी नौकरी दी, किसने दी, सवाल ये है कि किस तरह से दी है। योग्यता के दम पर दी है, भाई भतीजावाद करके दी है? जी बिल्कुल अपूर्वा जी, मुझे लगता है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां लगती थी वो एक धर्म आधार पर, जाति आधार पर एक विशेष समुदाय को स्पेशल, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो पिछली सरकारें थी उनसे आखिर निजात क्यों मिली उत्तर प्रदेश की जनता की, क्यों आखिर जो है योगी आदित्यनाथ को दोबारा चुना गया? तो उसका कारण है उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ रोजगार की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के सिर्फ गड्ढा भरने की बात नहीं है। उन्होंने गड्ढा मुक्त किया हो या ना किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त जरूर कर दिया। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कैसे दंगे हुआ करते थे और किनकी सरकार में होते थे, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। और सबसे बड़ी बात, जितना भी माफिया खड़े किए गए वो एक तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बनाए गए। पूरा मैं समझता हूँ उनको पूरी तरह से नकेल आज उत्तर प्रदेश से निकल दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बात की धारा 370 को लेकर, मतलब पार्टी गाइडलाइन से अलग हटकर बात की, शशि थरूर ने गाइडलाइन से हटकर बात की। मैं समझता हूँ कांग्रेस को अब समझना होगा कि अगर कांग्रेस बात करती है, मुद्दों की बात करती है, तो उन मुद्दों को भी देखना पड़ेगा जिसको देश पसंद करता है, देश की जनता पसंद करती है। और उत्तर प्रदेश की जनता सब समझती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर योगी आदित्यनाथ का जो दर्जा है इस समय, मैं समझता हूँ लोग बेहद पसंद करते हैं, क्योंकि मेरा आज भी लोगों से लगातार टच रहता है, बात करते हैं। सबसे ज्यादा आप पसंद करते हैं। अरे अरोड़ा साहब इतना नहीं दौरा करते होंगे जितना हम लोग दौरे करते हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ आपकी सरकार के केवल, अरे भैया ज्यादा बखान करना है तो फिर बीजेपी प्रवक्ता के रूप में बैठिए आप। हो सकता है विश्लेषण करेंगे आप, विश्लेषण की अगर बात करें, गड्ढा मुक्त होने वाली आप बात कर रहे हैं, दंगा मैं बता दूं, दिल से आप भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगे किस प्रकार से हुआ करते थे, कैसे उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों का जो बखान आप कर रहे हैं, पिछली सरकारें भारतीय जनता पार्टी की भी सरकारें रही थी, जिसमें कल्याण सिंह की भी सरकार थी, जिसमें राजनाथ सिंह जी की भी सरकार थी, जिसमें रामप्रकाश गुप्ता जी की भी सरकार थी। आपने सारी सरकारों को एक पलीता लगाया है। केवल योगी जी की तारीफ का गुणगान करते कहीं ना कहीं बीजेपी की भावुकता में ज्यादा ना बढ़े। मैं योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ कर रहा हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ कर रहा हूँ। केवल ब्राह्मणों में जितने सबसे ज्यादा, ठीक है अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, ये तारीफ की क्या काबिल काम है। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, देखिए सरकार बदलने के बाद बेरोजगारी दर में भी हमने कमी देखी है। 17% से घट के सीधे 4 से 5% बेरोजगारी दर में जो गिरावट है वो भी हम देख रहे हैं। अब आप इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? ये सब आंकड़े सब प्रस्तुत करते रहेगी सरकार, और आंकड़ों का जो जनजीवन पर असर नहीं पड़ता है। सच्चाई ये है, जनजीवन अपने तरफ चलता है उत्तर प्रदेश का, वो मतलब आंकड़े ना माने भी नहीं चलता। अरे मुझे बोलने का अवसर नहीं देंगी, आपकी बात हमारी जुबान डाल देंगी, वही बोलूं आप जो बोलेंगी। नहीं आपने कहा ना कि ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों को फिर कैसे, तो मैं वही पूछ रही हूँ कि फिर इन आंकड़ों को ना माना जाए। अरे मैडम, मैं बहुत चैनलों पर डिबेट करता हूँ, मैं बहुत परिपक्व प्रवक्ता हूँ, आप मुझे इस तरह से नहीं उलझा पाएंगी।
मैं जो अच्छा। बोल रहा हूँ, भाजपा के सुनने का प्रवक्ता अरे प्रयास मैंने तो होने एकदम नहीं साफ बोला आपसे जाएगा, पूछा। भाजपा के रूप में बोल रहे हैं, हमको सुनने नहीं का रोका प्रयास करिए, जाएगा। तो मैं चुप, मुझे कह दीजिए, मैं चला चलिए जाऊंगी, अच्छा मैं ठीक है, चुप करके। बताइए बताइए फिर आंकड़े आंकड़े जो सुनने कम का- हुए हैं, प्रतिशत में जो मैडम, गिरावट आई है। मैडम आपके अनुसार नहीं बोल पाऊंगा। अरे सर, मैं मैडम, ये जनता थोड़े को कह रही हूँ कि एड्रेस आप कर मेरे रहा हूँ। अनुसार बोलिए, मैंने तो आपसे सवाल पूछा। मैडम मैं वीवर्स को एड्रेस कर रहा हूँ। वीवर्स को जो समझ में आएगा समझेगा वीवर्स। आपका दर्शक को मैं संबोधित कर रहा हूँ। चलिए ठीक आपके है, बताइए अरोड़ा जी फिर। कहते हैं, अरोड़ा जी कहते हैं मैं बीजेपी की प्रशंसा नहीं करता हूँ, मैं योगी आदित्यनाथ की चरण वंदना करता हूँ। आपके प्रवक्ता जी ये कहते हैं, आपके जो है आप अरोड़ा जी शब्दों कहते हैं आप शब्दों वो का गलत योगी जी उल्लेख की कर चरण रहे वंदना हैं। करें। सवाल इस बात का है, उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी का चेहरा देखना जो नहीं चाहती व्यक्ति है। काम करेगा, तेल सीट में काम करेगा, क्योंकि हम उनका उसकी बात चेहरा- रखेंगे। एक मिनट क्योंकि अरोड़ा साहब, एक बोलेंगे। मिनट, उनकी बात कंप्लीट हो हम जाने तो दीजिए, फिर मैं आऊंगी आपके साबित करना पास। चलिए चाहते ठीक है, थे, तिवारी जी कांग्रेस बताइए अपने देश में बताइए। काम नहीं किया। तुलना अगर हम करें तो फिर 17% से 4 से 5% तक बेरोजगारी दर में गिरावट हम देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे में पीडीओ को अपने आप को मारने वाला प्रतिबिंब दिखाई देता है, आक्रांता दिखाई देता है। उनका चेहरा उनको दिखाई, एक ही जात का चेहरा दिखाई देता है, जातिवादी दिखाई देता है चेहरा उनका। आज पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह पुलिस की भर्ती की गई है, उन्होंने किया है, अधिकारियों को रखा है, वो एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं अन्य जातियों को। आज पीडीए को प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित को प्रताड़ित किया जा रहा है, पिछड़े को प्रताड़ित किया जाता है, ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ब्रह्म विद्रोह कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सीधे सीधे। एक ही जात वर्ग, बस एक ही जात वर्ग को लेकर रहेंगे वो। आज जनता सबक सिखाएगी, 24 में कब सिखाया है। आज मैडम मैं कह रहा हूँ, खुले मन से कह रहा हूँ मैडम, मैं इस बात को, भाजपा में आंतरिक विद्रोह है। भाजपा की जो अलाइज पार्टियां हैं वो कब साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। आज वो भी साथ छोड़ने वाली हैं, क्योंकि उगते सूरज को सलाम करता है दुनिया जान नहीं है कि उगता सूरज कौन है। आज आदरणीय अखिलेश यादव जी उगते हुए सूरज है उत्तर प्रदेश के। आज उनकी सरकार आने वाली है 27 में, हर कोई समझ रहा है, बीजेपी के अलाइज भी समझ रहा है, क्योंकि बुद्धिमान बिल्कुल तो है नहीं कोई भी। आज सारे लोगों में ये है, कब छोड़ें, अब छोड़ें तब छोड़ें। भाजपा में भी तमाम लोग भाजपा छोड़ने वाले हैं, तमाम लोग उनके अलाइज छोड़ने वाले हैं। आज पीडीए जाग गया है उत्तर प्रदेश का, और पिछड़ा दलित फूटी आंख से देखना नहीं चाहता योगी आदित्यनाथ का चेहरा। योगी आदित्यनाथ के चेहरे से उसको अच्छा ही नहीं लगता देखने में, क्योंकि एक ही जात का चेहरा है वो, एक ही जातवादी चेहरा है वो किसी का नहीं है। चलिए ठीक है, जेपी साहब जवाब दीजिए अब। जी जेपी साहब जवाब दीजिए। अपूर्वा जी देखिए, अभी मेरे पीडीए वाले मित्र अभी थोड़ी देर पहले तो इन्हीं आंकड़ों की बात कर रहे थे, और अभी उन्होंने आंकड़ों को नकार दिया कि आंकड़े कुछ नहीं है। दूसरी बात, ये उस पार्टी के लोग हैं जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके मुख्यमंत्री होने के साथ साथ जो नोएडा में नहीं आते थे, जिनको नोएडा में आने से डर लगता था। आज का मुख्यमंत्री कितनी बार नोएडा आ गया आपको मालूम होगा ना। तो नोएडा की जनता कितना प्यार करती है, उत्तर प्रदेश की जनता कितना प्यार करती है, आपको समझ लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। लेकिन अभी आप आदरणीय भाई लोहिया जी, 2024 के आंकड़े देखिए, आपको जनता ने नकार दिया है, और उसके बाद कोई आम चुनाव नहीं हुआ है। आम चुनाव 27 में होगा, जनता और अधिक नकारेगी, तब आप अपनी समीक्षा करते बैठिएगा। जी चलिए आपकी बात का हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता का सम्मान करते हैं, जो योगी जी के रूप में तीसरी बार फिर मुख्यमंत्री चुनने जा रही है। और आप इसी अंधकार में आप बैठे रहिए, इसी अंधकार में बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जो जनता है वो योगी जी पर विश्वास करती है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करती है, और यूं ही नहीं करती है। जहां पिछली सरकार, सपा सरकार, जिसमें गुंडा राज हुआ करता था, जहां लोगों को बिजली मुहैया नहीं होती थी, आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई घर ऐसा नहीं है जहां बिजली नहीं मिलेगी। चलिए ठीक है जेपी साहब, ठीक है, चलिए ठीक है सर, फाइनल कमेंट मैं लूंगी अब यहाँ पर। चर्चा को समाप्त भी करना है, नतीजे तक भी लेकर जाना है, कंक्लूजन तक भी लेकर जाना है कि इस पूरी चर्चा के बाद हम किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी रवि अरोड़ा जी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या होगा इस पूरे विषय को लेकर? कितना नंबर आप बीजेपी को दे रहे हैं, कितना नंबर आप समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं? क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो बेरोजगारी दर तो काफी ज्यादा कम हुई है बीजेपी सरकार के आने के बाद, सरकार बदलने के बाद। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के लोग सरकार से ठीक है अशोक तिवारी जी, रुक जाइए सर, जवाब ले लेने दीजिए। अब क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ, अब चर्चा को सर यहीं पर रोक रही हूँ।
चर्चा रोक रही हूँ, क्लोजिंग स्टेटमेंट ले रही हूँ, कंक्लूजन तक तो पहुंचना है ना कि इतनी जो हमने चर्चा की कहां पर हम पहुंचे। ठीक है जी मैम। अरोड़ा जी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार से लोग बेहद खुश हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस प्रकार से अखिलेश यादव हो ना खुश हो, लेकिन रवि अरोड़ा भी बड़े खुश हैं भाई, वो ये बात तो प्रमाणित हो टक्कर रही। जरूर देंगे, लेकिन यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी योगी आदित्यनाथ के बराबर कोई चेहरा दूसरा नहीं है। चलिए ठीक है बिल्कुल, आप अनिल जैसे शर्मा जी, अनिल अनिल शर्मा जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट देखिए, क्या उत्तर- रहेगा आपका? कितनी तैयारी देखिए, लग रही उत्तर है? प्रदेश- 2027 में चुनाव है, अगले साल पंचायत चुनाव है। 2027 और पंचायत चुनाव की तैयारी के संबंध में अगर बात की जाए तो मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इनको सिरे से नकारने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस प्रकार से जनता को ठगा है और धोखा दिया है, रोजगार के नाम पर नौजवानों को लाठी मिली है, लोग ओवरएज हो चुके हैं, पुरानी पेंशन के नाम पर ये सरकार काम नहीं करना चाहती, किसानों पर लाठियां भांजती है। आपने देखा वो दिल्ली में सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें बिछा दी गई, ये अन्नदाता के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों में सर्वाधिक के तौर पर इनके नेता निकलते हैं। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार की। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी 2024 में केवल एक शगुफा था छोटा सा, और बड़ा पिक्चर अब देखने वाली है, वो टेलर था, पिक्चर होने वाली 2027 में इनकी बिल्कुल जमानत जब्त इनके नेताओं की होनी है, और ये बहुत अल्प मत में आने वाले हैं, और स्थिति ये होगी सरकार से कोसों दूर होंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी। जी मैम, देखिए मैं अब स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है पूरी तरह से। कारण क्या है? चिकित्सा विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए और आपका शिक्षा विभाग, दो ही विभाग देख लीजिए, इसमें रिक्तियां पड़ी हुई हैं, नौकरियां भरी नहीं गई हैं। काफी संख्या कम होने की वजह से, डॉक्टर कम होने की वजह से तमाम चिकित्सा नहीं हो पाती है, लोग बेड नहीं पाते हैं, लोग काम नहीं कर पाते हैं ठीक से, और जो है शिक्षा विभाग का हालत यही है, भर्ती घोटाला हुआ जिस तरह से, और जो है तो और आज उत्तर प्रदेश में इन्हें सुता छोड़ना है, इन्हें खुलकर जीना, लेकिन कैसे कर रहे? तो बात को निल्ले, स्मोकिंग को किल कर, फूकना पन गद कर, जिंदगी फुलफिल कर। Buy now on www.tobacconil.com. Visit your nearest Apollo, MedPlus, Wellness Forever, Guardian and Noble Plus stores. उत्तर प्रदेश की इस जनता, प्रकार की बातें करने वाला केवल एक तारीफ उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी के काम पर और मोदी जी के नाम पर मोहर लगाएगी। तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार बनेगी। मैं आपके माध्यम से अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने साथियों के साथ। चलिए ठीक है जेपी, जब देखिए मुझे भाजपा प्रवक्ता बोले या समाजवादी प्रवक्ता बोले, इन चीजों से शायद अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सवाल किनसे पूछना है और क्या सवाल पूछना है। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो देखिए आज जिस तरह से 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, बीजेपी ट्रांसपेरेंसी की बात कर रही है। अमित शाह ने आज कहा है कि भाई भतीजावाद खत्म हुआ है, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है और अब भ्रष्टाचार नहीं है, अब लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जा रही है। तो वहीं विपक्ष इस तमाम मुद्दों को नकार रही है। विपक्ष कह रही है कि ये तमाम चीजें सिर्फ एक राजनीतिक पेच हैं, जिस वजह से, लेकिन अब 27 में जनता नकार देगी बीजेपी को, ऐसा कहना है विपक्ष का। वैसे में तो देखिए विपक्ष की बात कर ले या सत्ता पक्ष की बात कर ले, तो भविष्य तो इस वक्त दोनों ही पार्टियों का जनता के ही हाथ में है। जनता किसका साथ देती है, किसे नकारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल आज इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।